देखो, हमने जो अब तक पढ़ा था उससे आगे बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज कैसे इंक्रीज हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया था कि कैसे एक मोर एक्टिव टिश्यू में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हीमोग्लोबिन जो कि एक टैक्सी है जो लंग्स से टिश्यू लेवल तक चलती है, 4 सवारी बिठा देती है, 1 उतार लेती है, 3 को ऐसे वापस ले आती है। किस तरह से उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ब्लड में, ये सब बातें हम कर चुके थे। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हो गई थी। आज हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक एक्सिस पे तो हम ले रहे हैं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन और दूसरी एक्सिस पे ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, इस एक्सिस पे मैंने PO2 लिया है, किसमें, मिलीमीटर मरकरी में। टेन mmHg, 20 mmHg, 30 mmHg, ऐसे है ना। तो इस एक्सिस पे तो मैंने पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का, और इस एक्सिस पे है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। टेन परसेंट, 20%, इस तरह से। तो जो बातें आपको पता है वो है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की जो एफिनिटी होती है, यानी O2Hb एफिनिटी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात आपको पता है। जो O2Hb एफिनिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है PO2 के। यानी PO2 जितना ज़्यादा होगा O2Hb एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये आपको पता है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं जिसमें इस एक्सिस पे तो मैंने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और इस पे लिया है PO2, ठीक है। तो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट हो सकता है ऑक्सीजन से, बताइए। 97%, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ये जो 97% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, ये हमें कितने PO2 पे मिलता है? तो आपका आंसर होगा सर 104 mmHg पे मिलता है। ये मिलता है कि नहीं? तो 97% सैचुरेशन ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, ये हमें मिलता है 104 mmHg पे। और कहाँ मिलता है बताइए? तो आंसर है लंग्स में, एल्वेलाई में, है ना। ये मैक्सिमम है, हीमोग्लोबिन इससे ज़्यादा सैचुरेट नहीं हो सकता। मैक्सिमम सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से हो सकता है वो है 97%। अच्छा, टिश्यू लेवल पे ये सैचुरेशन गिर के 75% रह जाता है, बताया था ना मैंने आपको। और टिश्यू लेवल पे PO2 कितना होता है? तो टिश्यू लेवल पे PO2 होता है 40 mmHg। तो टिश्यू लेवल पे PO2 है 40 mmHg, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट प्लॉट किए कि कितने परसेंट सैचुरेशन कितने mmHg पर मिल सकता है। अब एक चीज होती है P50, ये क्या होता है? P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड होता है, और नॉर्मली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड होता है 30 mmHg पर। तो P50 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 30 mmHg। P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिसपे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड है। तो सही से बनाया इसको, 55 बोला, ठीक है। तो P50 वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिसपे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है P50 की वो होती है 30 mmHg। ऐसे अगर हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करते जाएं कि कितना परसेंट सैचुरेशन कितने mmHg पे मिलेगा, कितना परसेंट सैचुरेशन कितने mmHg पे मिलेगा, ऐसे हम कोऑर्डिनेट अगर प्लॉट करते जाएं, ठीक है, और इनको एक लाइन से जोड़ दें, तो जो लाइन यहां बनेगी ना, ऐसे बनेगी, ये देखिए। इस लाइन में हमने क्या किया है, हमने देखा है कि कितना परसेंट सैचुरेशन कितने mmHg पर मिलता है। तो ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है इस तरीके से,
इस लाइन को आप देखिए, ये ना ऐसे बन रही है, सिग्मोइड, है ना। तो जो लाइन बन रही है ये एक्चुअली सिग्मोइड बन रही है। थोड़ा सा इसको ठीक बना देता हूँ। वैसे तो आप समझ गए थे, पर फिर भी ये लो। तो कितना परसेंट सेचुरेशन कितने mmHg पे मिल रहा है, अगर हम इस लाइन को देखें, ये ऐसे बन रही है, ठीक है, सिग्मोइड। तो ये हमने जो कर्व बनाया है, ये बता रहा है कितना परसेंट सेचुरेशन कितने mmHg पे मिल रहा है, और ये जो कर्व है ये सिग्मोइड है। सवाल ये पैदा होता है पहला कि ये कर्व आखिर दिखा क्या रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है। तो अब ये कर्व दिखा क्या रहा है, व्हाट डज दिस कर्व रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए इस एक्सिस पे था परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और इस पे था PO2। तो ये जो कर्व आपको यहाँ दिख रहा है ना, पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। जिस ग्राफ में बन रहा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी सवाल करते हैं, ये देखो ऐसे अगर हम कभी भी कोई ग्राफ बनाते हैं, तो मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये लाइन क्या दिखा रही है बताओ, ये दिखा रही है वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, रेट दिखा रही है ना, रेट। इसी तरह से अच्छा ये क्या है, देखो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये भी रेट दिखा रहा है, रेट, रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। so this graph is representing rate of saturation of hemoglobin with respect to partial pressure of oxygen, है ना, with respect to PO2। और आपने एक बात देखी, ये तो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन अब देखना आप ये क्या है बताओ, ये है एक्सेलरेशन और ये क्या है, रिटार्डेशन। तो जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है तो दो तरीके हैं पहुंचने का, एक तो लीनियर या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप यहाँ पहुंच जाओ, एक होता है कि पहले आपने एक्सेलरेशन लगाया और बाद में रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यहाँ तक एक्सेलरेशन है, फिर ये रिटार्डेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना, इसलिए तो सिग्मोइड बना। मतलब पहले देखो ये क्या, ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता चला जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो वो रेट डिक्रीज होता चला जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ, इसका मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से सिग्मोइड कर्व बन रहा है ना ये। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है, पहला सवाल का जवाब तो दे दिया अपन ने कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। अब एनसीईआरटी में पूछा गया दूसरा सवाल है, व्हाई इज इट सिग्मोइड, ये जो कर्व है ये सिग्मोइड क्यों है, ये लीनियर क्यों नहीं है। सवाल समझ में आ रहा है। तो ये कर्व जो है सिग्मोइड क्यों है, लीनियर क्यों नहीं, भाई हीमोग्लोबिन व्हीकल है, देखिए ऑक्सीजन सवारी है, ये तो जैसे जैसे सवारियों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सवारियां बस में बैठती जाएंगी व्हीकल के अंदर। जैसे तो बस मान लीजिए व्हीकल है, सवारी जो है वो टैक्सी, तो ऐसे भरनी चाहिए ना बस, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही हो। तो जैसे जैसे सवारियों का संख्या बढ़ता जाए, सवारियां बस में बैठती जाए, और बस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सैचुरेट होती जाए। लेकिन बस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सैचुरेट नहीं होती है, वो पहले एक्सिलरेशन में जा रही है, सैचुरेशन एक्सिलरेशन के साथ सैचुरेट हो रही है, कहाँ तक, 75% तक। ये देखो फिर 75 से 97% में क्या लग रहा है बोलो, रिटार्डेशन, और 97% के बाद तो वो फिर सैचुरेट हो ही नहीं रही है। तो ये ऐसे क्यों है। तो दूसरा सवाल जो हमारा था वो ये था कि वाई इज इट सिग्मोइड, वाई नॉट लीनियर। सवाल समझ में आया, ये सीधी लाइन क्यों नहीं है, पहले एक्सेलरेशन बाद में रिटार्डेशन क्यों। ठीक है, दूसरी बात, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इससे ऑक्सीजन जुड़ती है तो सैचुरेशन होता है, तो पहली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ठीक है,
तो ये 25% सेचुरेशन है। तो अगर इसमें लगते हैं 4 मिली सेकेंड्स, तो 100% सेचुरेशन यानी प्रैक्टिकली 97% सेचुरेशन कितने मिली सेकेंड में आ जाना चाहिए? 4, 8, 12 और 16। लेकिन जो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना दोस्तों, वो सिर्फ 3 मिली सेकेंड में ही जुड़ जाता है, और तीसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और तेजी से 2 मिली सेकेंड में ही जुड़ जाता है। पर चौथे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जुड़ने में सपोज 7 मिली सेकेंड लग जाते हैं। तो टोटल टाइम तो 16 मिली सेकेंड ही लगा, लेकिन कैसे हुआ? 25 से 50 और 50 से 75, 75% तक जो सेचुरेशन आया वो एक्सेलरेशन के साथ आया, है ना, और 75 से 97% जो सेचुरेशन आया ये रिटार्डेशन के साथ आया। तभी तो कर्व सिग्मॉइड हो गया, पहले एक्सेलरेशन बाद में रिटार्डेशन। ये देखो 75% तक एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन, ये देखो 75% तक एक्सेलरेशन है और 75 से 97 रिटार्डेशन है। ठीक है, अच्छा 97% से ज़्यादा सेचुरेट क्यों नहीं होगा वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल शंट और लंग्स को देख टिश्यू लेवल है। पर सवाल ये पैदा होता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है, ये ऐसा सिग्मॉइड क्यों है? तो अब हम इस दूसरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वाई इज इट सिग्मॉइड। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए हीमोग्लोबिन एक बस है और ऑक्सीजन सवारी है। सवारियाँ बस में बैठती हैं ना, तो कैसे बैठती हैं? इमेजिन कीजिए एक बस आके बस स्टैंड पे रुकी है जिसकी कैपेसिटी है 40 सवारियों की, और बाहर पता है कितनी खड़ी है? बाहर मान लीजिए 50 सवारी खड़ी है। नॉर्मल कंडीशन में बाहर एक बस आके बस स्टैंड पे रुकती है, बाहर 50 सवारी खड़ी है, तो एक सीट पे ना 4 सवारी बैठ सकती हैं। खिड़की वाली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट और कोने में चौथी सीट। एक सीट में 4 सवारी बैठ सकती हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी है बस की? 40 सवारियों की, तो 50 में से 40 बैठ जाएंगी। पर क्या हुआ, ऐसे बैठेंगी? होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे सवारियां आती जाए सवारियां बस में बैठती जाए, बस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भरे, ऐसे। लेकिन हमारे देश में कोई भी बस ऐसे नहीं भरती है, हमारे देश में बसें ऐसे भरती हैं। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वो बच्चे जो मुंबई में रहते हैं और कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठे हैं। अभी मुंबई की लोकल ट्रेन में क्या होता है, एक सीट पे 4 सवारी बैठती है, खिड़की वाली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट और एक कोने में जबरदस्ती, फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होता, सेकंड क्लास में चौथी सीट भी बना ली है लोगों ने, एक और टिक के बैठ जाता है। तो एक सीट पे 4 सवारी बैठती है। ठीक है, लेकिन हमेशा देखो लोकल का डब्बा कैसे भरता है? क्या वो ऐसे भरता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से? कभी नहीं। अब जैसे बस कैसे भरती है उस एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे इमेजिन कीजिए एक बस आके बस स्टैंड पे रुकी है, बाहर 50 सवारी है और उसमें से 40 बैठनी है। तो जैसे ही बस आके बस स्टैंड पे रुकेगी, पता है क्या होगा? शुरू में सैचुरेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखिए क्या होगा कि सभी लोग बस के दरवाजे पर ऐसे ना लपकेंगे सारे के सारे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। चलो भाई, तो हमारे देश में बसें कैसे भरती हैं आप लोगों ने देखा है कभी? जैसे ही बस आके बस स्टैंड पे रुकती है, सारे लोग दरवाजे पे लपकते हैं। शुरू में कोई नहीं घुस पा रहा अंदर, सब दरवाजे पे एकदम धक्का मुक्की ऐसे 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 हो रहे, अंदर कोई नहीं जा पा रहा। एक आध कोई स्क्वीज करके अंदर निकल गया तो निकल गया। फिर उसके बाद लोग अंदर घुसना शुरू करते हैं, तो धड़ 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 करके लोग अंदर घुस रहे हैं, सबको खिड़की वाली सीट चाहिए और बहुत तेजी के साथ बस भर रही है। और सब लोग जगह रोक रहे हैं, कोई रुमाल फेंक रहा है, कोई सामान फेंक रहा है, कोई धोती फेंक रहा है, कोई लंगोट फेंक रहा है, कोई गमछा फेंक रहा है, और सब ऐसे ऐसे करके जगह रोक रहे हैं। तो बहुत तेजी के साथ जो है ना खिड़की वाली सीट तुरंत भर गई। ये देखो 25% सेचुरेशन। दूसरी सीट भी तुरंत भर गई एक्सेलरेशन के साथ, तीसरी सीट भी तुरंत भर गई। ठीक है, तो 3 सीटें तो धड़धड़ाते हुए भरती हैं ऐसे ही एक्सेलरेशन के साथ, बहुत तेजी से। पता है ना क्यों? और बाद में लड़ाइयां भी होंगी। यहाँ मैंने अपनी लुंगी फेंकी थी, वो कहाँ गई? वो दूसरा फेंक के वहां बैठ गया। नहीं, ये हमारी सीट हो गई थी, हमने खिड़की से अंदर रुमाल फेंक दिया था। तो ऐसे लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन देखो आप धड़धड़ाते हुए पहली 3 सीटें जो है बहुत तेजी से भरी। ऐसा ही होता है ना। तो 3 सीटें तो बहुत तेजी से भर जाती हैं धड़धड़ाते हुए विद एक्सेलरेशन, क्योंकि सवारियों की बढ़ती हुई संख्या या कॉन्सेंट्रेशन के साथ सवारियों का बस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो सवारियां बस में और तेजी से बैठ रही हैं। यही बात समझ में। हाँ, मन से ही कह रहा है भाई साहब, आपने जो लुंगी देखी उसके नीचे मेरा रुमाल पहले से रखा है, तो मैं पहले बैठा, धोती ऊपर रुमाल नीचे, तो रुमाल वाले का राइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैसी कैसी बात है। चलो, तो यहाँ ध्यान दो। तो मेरे से ज्यादा इमेजिनेटिव तो तुम, मुझे लगता है तुम सब कोचिंग के टीचर बन सकते हो। करना ही क्या, इमोशन ही तो डालने हैं, पढ़ाने से क्या मतलब। तो जैसा मैं बता रहा था कि बहुत तेजी के साथ लोग अंदर बैठ रहे हैं, है ना, बहुत तेजी के साथ। खिड़की वाली सीट तुरंत भर गई, पहली सीट 25%, दूसरी सीट तुरंत भर गई 50%, तीसरी सीट भी तुरंत भर गई 75%।
हर सीट पे 3-3 सवारियां धड़धड़ाते हुए बैठ गई हैं एक्सेलरेशन के साथ। अब चौथी सीट भरने में टाइम लगेगा, 3 सीटें एक्सेलरेशन के साथ भर गई हैं, चौथी सीट भरने में टाइम लगेगा। क्यों? हर सीट पे 3-3 सवारी बैठ गई हैं। अब लोगों का जोश थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है। अरे भाई धक्का मत मार, क्योंकि सबको पता है तो वही कोने में चौथी सीट पे बैठना है। तो अब लोगों का जोश थोड़ा ठंडा हो गया है। अरे भाई धक्का मत मारो, आराम से चलो, सब लोगों को जाना है। पहले खुद मार रहा है तब नहीं बोल रहा था, थोड़ी देर पहले खुद धक्का मार रहा था, अभी बोल रहा था आराम से चलो, क्योंकि अब तो वही कोने में बैठना है चौथी सीट पे। तो अब जो है ना 3 सीटें तुरंत भर गई, चौथी सीट भरने में टाइम लग रहा है। अरे भाई साहब जरा सर को, एक सवारी और बैठेगी, यहाँ 3 बैठेंगी, 4 सवारी की सीट है। अरे भाई साहब पीछे चले जाओ, पीछे बहुत जगह है, यहाँ हम नहीं बैठाएंगे। अरे पीछे भी भर गया है, 4 सवारी की सीट है, अभी एक सवारी और बैठेगी यहाँ। 3 तो बैठ गई, चौथे को नहीं बैठने दे रही। बोले नहीं नहीं हमारे साथ लेडीज हम नहीं बैठाएंगे। अबे लेडीज तो क्या हुआ, एक सीट पे 4 सवारी बैठेंगी, बैठा भी तो देखो पड़ेंगी इसको, है ना। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, 3 तो तुरंत बैठ गई, चौथी के बैठने में टाइम लग रहा है। और कोने में इतनी जगह दे देंगे इसको, ले बैठ जाए, बैठ। और चौथा वाला भी ढीठ है, वैसे करके बैठ जाएगा, और फिर सारे रास्ते से खिसका खिसका के जगह बना के धक्का मुक्की करके आधे 1 घंटे में सेट हो जाएगा। सर थोड़ी देर में होगा, है ना। तो 4 बैठ जाएंगे दोस्तों, लेकिन कैसे बैठेंगे पता है आपको, पहले 3 तो बहुत तेजी से बैठेंगे और चौथी सीट भरने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से चारों सीटें भर जाएंगी और टोटल बस ऐसे भरेगी, देखिए पहले एक्सेलरेशन के साथ और बाद में रिटार्ड। 3 सीटें तो एक्सेलरेशन के साथ भरेंगी और चौथी सीट भरने में रिटार्डेशन लगेगा। समझ में आई बात। और 97% के बाद फिर बस नहीं भरेगी, कंडक्टर अपनी सीट पर पेटी रख के गया है, वहां कोई नहीं बैठेगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट नहीं होगा, लेकिन कैसे सैचुरेट होगा, पहले एक्सेलरेशन और बाद में रिटार्डेशन के साथ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्यों लगा समझ में आया आपको, क्योंकि इस एक्सिस पे देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, PO2। और जब PO2 इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की जो एफिनिटी है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये बढ़ती चली जाती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। जो PO2 जो है जब इंक्रीज होता है, देखिए इस एक्सिस पे PO2 इंक्रीज हो रहा है, तो O2H भी एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से जुड़ रही है। ये देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं, एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि जब O2H भी एफिनिटी इंक्रीज होती है इस एक्सिस पे, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ और तेजी से जुड़ती है। पहला 4 मिलीसेकंड में, दूसरा 3 मिलीसेकंड में, तीसरा 2 मिलीसेकंड में ही जुड़ गया। आ रही बात समझ में। तो जो 3 है वो बड़ी तेजी से जुड़ गए हैं और चौथी के जुड़ने में टाइम लग रहा है। तो 75% तक सैचुरेशन तो बहुत एक्सेलरेशन के साथ आया, लेकिन 75 से 97% में रिटार्डेशन क्यों लगा, चौथी के जुड़ने में धक्का मुक्की क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है जल्दी से बताओ, 8। तो 1s2 2s2 2p4। यस स्टूडेंट्स, एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यस। तो इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यस स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस चौथे वाले ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों मिलके इसको रिपल्शन दे रहे हैं, लेकिन ये जुड़ेगा पर क्योंकि एफिनिटी रिपल्शन से ज्यादा है। यस लास्ट 5 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यस स्टूडेंट्स। तो 3 मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों मिलकर चौथे को धक्का मार रहे हैं। यस चौथे को धक्का मार रहे हैं, इसको नहीं जुड़ने दे रहे हैं। 3 बैठ गई सवारी, चौथी नहीं बैठने दे रही। यस स्टूडेंट्स, यस। तो 3 बैठ गए हैं, चौथे को नहीं बैठने दे रहे हैं, लेकिन एफिनिटी इज मोर देन रिपल्शन। तो रिपल्शन है इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, लेकिन स्टार पॉइंट एफिनिटी इज मोर देन रिपल्शन। इसकी वजह से क्या होगा, चौथा जुड़ेगा लेकिन थोड़ी धक्का मुक्की के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है, इधर देखो मेरी तरफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 तो बहुत तेजी से जुड़ गए हैं और चौथे के जुड़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यहाँ पे आ रहा है। इधर देखो, यस। तो 3 जुड़ गए, चौथे के जुड़ने में धक्का मुक्की क्यों हो रही, समझ में आया। लेकिन जुड़ेगा क्यों, क्योंकि एफिनिटी रिपल्शन से ज्यादा है। चलिए, तो सेशन आवर स्टार पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए आप, इसलिए 75% तक जो सैचुरेशन है वो तो ऐसे आता है, कैसे, एक्सेलरेशन के साथ। और 75 से 97% कैसे आता है, रिटार्डेशन के साथ। और इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इनिशियली तो कैसे सैचुरेट होता है, विद एक्सेलरेशन और बाद में रिटार्डेशन। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन था व्हाई इज दिस कर्व सिग्मोइड, क्या आपको समझ में आया व्हाई इज दिस कर्व सिग्मोइड। बिकॉज with increase in PO2 the O2Hb affinity also increases। नहीं आ रही बात समझ में। So oxygen combines with hemoglobin at an accelerated pace। till Vesper comes into the picture। नहीं आ रही बात है। तो शुरू में तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से जुड़ रही है, क्यों, एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि PO2 इंक्रीज हो रहा है ना इस एक्सेस पे, तो O2Hb एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए नहीं, इसलिए शुरू में एक्सेलरेशन और बाद में रिटार्डेशन। समझ में आई बात। कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये कर्व सिग्मोइड क्यों होता है। समझ में आया तो पोल में ट्रू बोलें, और नहीं समझ में आया तो फॉल्स। 95% क्लास को समझ में आ गया है कि ये कर्व सिग्मोइड क्यों है। जिन 5% को नहीं समझ में आया है वो अपनी आंखों से लिपस्टिक हटाएं, मुंह पर लगाई हुई आंखों में भी लगा लिया क्या, ऐसे पढ़ाओगे तुम बच्चों को, गलत बात है।
और मसल्स दिखाना बंद करो, पढ़ाना शुरू करो, इमोशंस मत डालो, दिमाग डालो, क्योंकि ये 5% कौन है वो मैं समझ गया हूँ। ये वो हैं जो पढ़ने वाले तो है ही नहीं, ये पढ़ाने वाले हैं। तो इन लोग को कभी कुछ समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि डॉक्टर आप बनोगे, ये नहीं। चलिए आते हैं मेरी क्लास में, सीखते हैं करियर बनाने के लिए, क्योंकि उनका भी तो परिवार है भाई, बेरोजगारी है देश में। तो वापस करते हैं और हम जो पढ़ रहे थे उस पर बात करते हैं। तो हमने देखा कि क्यों ये कर्व सिग्मोइड होता है, पहले एक्सेलरेशन और बाद में रिटार्डेशन। ठीक है, so with the rise in the PO2 the O2 Hb affinity also increases, hence oxygen combines with hemoglobin at an accelerated pace, and that's why this curve is sigmoid, right? तो इसलिए ये कर्व है सिग्मोइड। तो ये मैंने आपको दोनों सवालों के जवाब दे दिए कि ये क्या दिखाता है और ये क्यों सिग्मोइड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस कर्व पे कुछ चीज़ों के इफेक्ट देखते हैं। आप कहेंगे इफेक्ट कैसे? सपोज आपके ब्लड में इनमें से कोई कंडीशन है, देखिए क्या कंडीशन है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। सपोज आपके ब्लड में PCO2 ज्यादा है, सपोज इनमें से कोई कंडीशन आपके ब्लड में इंक्रीज है, ब्लड में PCO2, या ब्लड का पीएच है डिक्रीज्ड, या ब्लड में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज्ड, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी का इंक्रीज होना, या बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, या 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड ज़्यादा बन रहा है ब्लड में, या ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके ब्लड में है, प्रेशर वाली छोड़ दें, 5-6 कंडीशन याद रखो। PCO2 ज़्यादा है, पीएच कम है, H+ ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड ज़्यादा है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके ब्लड में है तो दीज कंडीशन डिक्रीज द O2Hb एफिनिटी। ये कंडीशंस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी को डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से ये जो कर्व है ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। ये क्या होता है इसको मैं भी समझाऊंगा, पर इससे जस्ट पहले अगर इसके अपोजिट कंडीशंस हैं आपके ब्लड में तो उसको भी हम देख लेते हैं। सपोज अगर आपके ब्लड में PCO2 नॉर्मल से कम है, जो पीएच है वो ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा है, या बेसिसिटी ज़्यादा है, एल्केलाइनिटी, या 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, ये अगर ज़्यादा बन रहा है, या टेम्परेचर जो है बॉडी का वो ज़्यादा है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आपके ब्लड में है तो ये जो कंडीशंस हैं ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी को इंक्रीज करती हैं। सो दीज एक्चुअली इंक्रीज द O2Hb एफिनिटी, जिसकी वजह से लेफ्ट शिफ्ट होती है। तो ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये क्या होती हैं ये हम देख लेते हैं। 2,3-DPG कम होता है अगर तो इसको नीचे लगाना पड़ेगा। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ब्लड में है, हाँ टेम्परेचर वाला भी नीचे कर देते हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके ब्लड में है तो ये कंडीशंस लेफ्ट शिफ्ट कॉज करती हैं। तो ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट आखिर होता क्या है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए एक बार फिर वही बस आकर बस स्टैंड पर रुकी है। नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये ऊपर वाली कंडीशन है राइट शिफ्ट वाली, और बस गर्मी का मौसम है और बस में ना हीटर लगा हुआ है। मतलब नॉर्मल बस नहीं आई है दोस्तों, हीटर वाली बस आई है। अब बताओ सवारियों को इस बस से नॉर्मल बस के कंपैरिजन में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा ना। गर्मी के मौसम में हीटर वाली बस, इसमें कौन बैठेगा भाई। लेकिन जिन लोगों को 50 सवारी खड़ी थी बाहर, बहुत गरज है, जिनको जाना ही है, उनको जाना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो इस बस में भी बैठ जाएंगे। तो पता चला कि अरे बस चलेगी तो थोड़ी हवा लगेगी तो हीटर की गर्मी कम हो जाएगी, तो 50 में से 20 सवारी फिर भी बैठ गई भाई। मतलब हीटर लगे होने के बावजूद 50 में से 20 सवारी बैठ गई, लेकिन कम बैठी इस बार। क्या आप लोग जानते हैं सवारी कम क्यों बैठी? क्योंकि हीटर लगे होने की वजह से सवारियों का बस की तरफ जो एफिनिटी था वो कम हो गया, इसलिए कम सवारी बैठी। लेकिन बस वाले का तो नुकसान हो गया, कंडक्टर का। वो कह रहा है भगवान तूने मेरी बस में हीटर लगा दिया, जिसकी वजह से 50 में से 20 सवारी ही बैठी, ऐसे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन हीटर लगे होने के बावजूद 50 में से 20 सवारी बैठ गई भगवान, तो काश के बाहर 50 सवारी ना होकर 100 सवारियां होती। समझ में आ रही है बात? तो हीटर लगे होने के बावजूद अगर 50 में से 20 बैठी हैं तो 100 में से 40 बैठ जाती और मेरी बस पूरी भर जाती। यानी अब मुझे अपनी बस को पूरा भरने के लिए, ज्यादा सवारियों के कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि सवारियों के बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन के साथ
सवारियों की बस के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो भी एफिनिटी का नुकसान हीटर लगे होने की वजह से हुआ है, वो नुकसान सवारियों का बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन पूरा कर देगा, क्योंकि सवारियों का कॉन्सेंट्रेशन 50 की जगह 100 होगा, तो बस और सवारी के बीच की एफिनिटी इतनी तो बढ़ी जाएगी कि 40 सवारी अंदर बैठ जाए। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है ना? यानी कि नॉर्मली हमें 104 mmHg पर 97% सैचुरेशन मिलता था, देखिए। लेकिन अब अगर हमें 90, अब हमें पता है क्या हो रहा है, 104 mmHg पे कम मिल रहा है। 104 mmHg पे सपोज हमको ना 90% ही मिल रहा है सैचुरेशन। अब अगर हमें 97% सैचुरेशन चाहिए तो हमें PO2 को इंक्रीज करना पड़ेगा। 104 mmHg पे 80% ही आ रहा है, अब अगर 97% चाहिए तो मान लीजिए सपोज 120 mmHg करना पड़ेगा। यानी वही सैचुरेशन लेवल अगर हमें दोबारा चाहिए तो हमें PO2 को बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? 85% सैचुरेशन हमें 40 mmHg पे, 75% सैचुरेशन हमें 40 mmHg पे मिल जाता था, लेकिन अगर हमें 75% सैचुरेशन चाहिए तो वो मिल रहा है 60 mmHg पे। 50% सैचुरेशन जो 30 mmHg पे मिल जाता था वो अब मिल रहा है 50 mmHg पे। तो अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ते चले जाएं कि कितना परसेंट सैचुरेशन कितने mmHg पे मिल रहा है और इसका एक कर्व बना दें, ये देखिए, कोई भी सैचुरेशन लेवल उठा लो आप, कोई भी सैचुरेशन लेवल उठा लो और उसका कितने परसेंट पे वो मिल रहा है, उसको अगर आप देखो ऐसे, देखो आप 97% सैचुरेशन 104 mmHg पे मिल रहा है, 75% सैचुरेशन अब लेकिन 104 पे नहीं मिल रहा, आप कितने पे मिल रहा है ये देखिए, 120 पे। 75% सैचुरेशन 40 की जगह 70 mmHg पे मिल रहा है। 50% सैचुरेशन 30 की जगह 50 mmHg पे मिल रहा है। 30% सैचुरेशन 25 की जगह 40 पे मिल रहा है। 20% सैचुरेशन 20 की जगह, ये देखो 20% सैचुरेशन 20 की जगह 30 पे मिल रहा है। सो टू अचीव द सेम सैचुरेशन लेवल, वही सैचुरेशन लेवल वापस पाने के लिए अब हमें ज्यादा PO2 की जरूरत पड़ रही है। टू अचीव द सेम सैचुरेशन लेवल नाउ वी नीड अ हायर PO2। ये कर्व अब ऐसे जा रहा है, समझ में आई बात? पहले के कंपैरिजन में वही सैचुरेशन लेवल वापस पाने के लिए हमें ज्यादा PO2 की जरूरत पड़ रही है। विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल कर्व, ये कर्व किस तरफ शिफ्टेड है बताइए? विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल कर्व, ये कर्व जो है ना राइट साइड में शिफ्टेड है, तो इसे क्या कहा जाता है? राइट शिफ्ट। सेम सैचुरेशन लेवल हमें ज्यादा PO2 पे मिल रहा है, ठीक है। टू अचीव द सेम सैचुरेशन लेवल वी रिक्वायर हायर PO2, ठीक। अब इसका उल्टा कर देते हैं। इमेजिन, ये नीचे वाली कंडीशन इमेजिन करो, फिर एक बार वही बस आके बस स्टैंड पे रुकी है, लेकिन इस बार बस में हीटर नहीं, इस बार बस में AC लगा है, AC। जनरल के किराए में AC, इस बार बस में हीटर नहीं AC लगा है, जनरल के किराए में AC। सवारियों को इस बस से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन है, समझे बात को? नॉर्मली 50 में से 40 सवारी बैठती थी ना, लेकिन आज तो है ना 50 छोड़ो, बाहर अगर 45 सवारी भी है ना तो उसमें से 40 बैठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। तो 50, नॉर्मली 50 में से 40 बैठती थी, हीटर लगाया तो 100 करनी पड़ी तब 40 बैठी, लेकिन AC लगाया तो 50 छोड़ो, बाहर अगर 45 सवारी भी है तो उसमें से भी 40 बैठ गई। अट्रैक्शन ज्यादा है ना। तो ये जो कंडीशंस नीचे लिखी है ना, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके ब्लड में है तो ये कंडीशंस O2 और HB के बीच की एफिनिटी, बस और सवारी के बीच की एफिनिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शिफ्ट किधर होता है? शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में। समझ में आई बात? जनरल के किराए में AC। तो क्या होगा देखिए, नॉर्मली है ना 97% सैचुरेशन कितने पे मिला था बताओ? 104 mmHg पे। अब अगर हमें 97% सैचुरेशन चाहिए दोस्तों तो उसके लिए 104 की भी जरूरत नहीं है, पता चला वो तो 80 mmHg पे ही मिल गया। कम PO2 पर भी ज्यादा सैचुरेशन, समझ में आई बात? वो 80 mmHg पर ही मिल गया। 50% सैचुरेशन 40 mmHg की जगह 30 mmHg पर ही मिल गया, है ना। तो 75% सैचुरेशन 40 की जगह 30 पे मिल गया, 50% 30 की जगह 20 पे ही मिल गया। ऐसे अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ता चला जाऊं, ये देखिए, ऐसे अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ता चला जाऊं तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल कर्व, ये देखिए 97% सैचुरेशन जो है और पहले मिल गया यार, 70-60% पर ही मिल गया, ये लो ये मिल गया ना। 50% सैचुरेशन, 75% सैचुरेशन जो 40 पे मिलता था, ये देखिए ये 30 पे ही मिल गया है। 50% सैचुरेशन जो 50 mmHg 30 mmHg पे मिलता था वो 20 पर ही मिल गया है। 30% सैचुरेशन जो 20 पे मिलता था वो 15 पे ही मिल गया है। 10% सैचुरेशन जो 15 पे मिलता था वो 10 पे ही मिल गया है और कम पे। तो वही सैचुरेशन लेवल कम PO2 पर मिल रहा है।
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कर्व, ये कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा है बताइए, ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो क्या आपको राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट समझ में आई? अब बताओ, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है ये तो सैचुरेशन कर्व है, इसके इस तरफ वाला कर्व ये डिसोसिएशन कर्व है, और ये हाइपर सैचुरेशन कर्व है, नाम इसका डिसोसिएशन कर्व रखा हुआ है। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एसोसिएशन हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्व काम करता है, और इस तरह से इसमें लेफ्ट और राइट शिफ्ट होते हैं। क्या आपको लेफ्ट और राइट शिफ्ट समझ में आए? तो हमने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा, और उसके लेफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं इसी कर्व के, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इसका एक मैच ले लूं? मैच में ले लूंगा, लेकिन थोड़ा और पढ़ा लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर मैच ले लें। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ यार, देखो ये तो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक चीज और होती है दोस्तों जिसे कहा जाता है फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन समझते हैं? वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी नहीं, अभी सुनो सुनो सुनो, पहले पढ़ाने दो, लास्ट आधे घंटे में मैच लूंगा मैं, अभी आज 2 घंटे की क्लास है ना, लास्ट हाफ एन आवर में, अभी तो पढ़ो। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब तक मैंने आपको जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उसका एक मैच में और लूंगा, ये सारे मैचेस अगली 2 क्लासेस में प्लान होंगे, क्योंकि हमारे पास आज के अलावा 2 क्लासेस और हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा अब। तो अगला टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ना डाउट्स के अलावा क्या करेंगे, अब तक जो भी टॉपिक्स पढ़े उन सब का मैच लेंगे। एक हफ्ते पहले बता देना पूरे सिलेबस के मैच का, आज बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, यानी कि आज है, जब भी होगी, आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे का तो मंडे को क्लास आएगी, और मंडे के बाद वेडनेसडे को। तो याद रखना, वेडनेसडे वाली क्लास में सभी चैप्टर्स का हम टेस्ट लेंगे। अब तक सभी में ये कर सकते हैं कि कुछ बच्चों ने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, है ना, तो 12th के भी टॉपिक्स का टेस्ट लेंगे। हम टेस्ट कहाँ से लेंगे? हम रिप्रोडक्शन का टेस्ट नहीं लेंगे, हम इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनिमल टिश्यूज, ये मैं आपको ना अगली क्लास में बता दूंगा। वैसे मैं आइडिया दे देता हूँ, टेस्ट हम लेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू छोड़ दें, क्योंकि बहुत से बच्चों ने एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ा है। हम टेस्ट कहाँ से लेंगे? हम इवोल्यूशन लेंगे, इवोल्यूशन के अलावा हम डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेंगे, है ना, और क्या ले बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मूवमेंट एंड लोकोमोशन नहीं पढ़ाया क्या मैंने आपको अभी? मसल्स वगैरह। तो इन 4 चैप्टर्स का एक सेमी मेजर टेस्ट हम लेंगे। कब लेंगे मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ताकि आज एक वीक पूरा आपको मिल जाएगा, मतलब 5-6 दिन तो मिल ही जाएंगे। अभी बता देता हूँ कब लेंगे। ये टेस्ट होगा 6 सितंबर। टॉपिक्स बता दिए, 6 सितंबर, 2 PM ऑन प्लस। ठीक है, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 2 आवर टेस्ट विद एटलीस्ट 60 to 80 क्वेश्चन। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन तो कैसे करोगे आप? ठीक है, 2 PM से 4 PM ऑन प्लस, 75 क्वेश्चन रिप्रो के अलावा, है ना। चलो, एनिमल टिश्यू इंक्लूड करना है या नहीं ये बता दो मुझे, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो एनिमल टिश्यू है वो हुआ है, और बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है। तो इस टेस्ट में क्या हम एनिमल टिश्यू इंक्लूड करें? पोल में बता दो, यस मतलब ट्रू और नो मतलब फॉल्स। ये देखो, फॉल्स वाले जीत गए, तो एनिमल टिश्यू नहीं होगा। टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी।
रिप्रो नहीं होगा। एक्चुअली रिप्रो इवोल्यूशन के अभी ड्रॉपर्स ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो जब ड्रॉपर्स पढ़ लेंगे तो रिप्रो का मैच लेंगे। रिप्रो का मैच तो बहुत होंगे, चिंता मत करो, क्योंकि इस क्लास में कुछ फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स दोनों है ना, सब 2024 वाले बच्चे हैं। रिप्रो से तो अकेले 90 क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, उसका टेस्ट अलग होने दो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार हो जाए फिर। चलो, लाइफ क्रिएटिंग टॉपिक, लाइफ चेंजिंग नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, और जो हम पढ़ रहे थे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, बच्चा जो है वो माँ के अंदर रहता है, और बच्चा माँ से किसके थ्रू जुड़ा होता है आपको पता है? प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे सपोज ये यूटेराइन वॉल है, ठीक है, और ये यहाँ पे फीटस है, ठीक है। अब फीटस में एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के दूसरे सिरे पे यहाँ पर ये प्लेसेंटा है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के दूसरे सिरे पे यहाँ पर ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा जो है वो माँ से जुड़ा होता है। यूट्रस की वॉल के अंदर इस तरफ यहाँ ये मदर का ब्लड है, इसे हम कहते हैं मैटरनल ब्लड। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू फीटस प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, इसके थ्रू फीटस से अम्बिलिकल आर्टरी आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, किसमें? प्लेसेंटा में। यहाँ माँ और बच्चे का खून मिक्स नहीं होता, लेकिन मटेरियल का एक्सचेंज होता है। CO2 इधर जा रही है, O2 अंदर आ रही है, वेस्ट इधर निकल रहा है और न्यूट्रिशन इधर आ रहा है। तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस जाता है इधर से अम्बिलिकल वेन के थ्रू। ये सब आपने सुना होगा। तो यानी कि ब्लड जो अम्बिलिकल कॉर्ड में है वो किसका होता है? माँ का होता है या बच्चे का होता है? तो ब्लड प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड इज 100% फीटल। सिर्फ और सिर्फ बच्चे का होता है वो ब्लड, माँ का नहीं होता, क्योंकि माँ का ब्लड तो इस तरफ है, और माँ और बच्चे का खून कभी भी मिक्स नहीं होता है। ये बात समझ में आई आपको? तो सपोज जैसे ये प्लेसेंटा का बैरियर है, ठीक है, ये प्लेसेंटा का बैरियर है सपोज, तो इसके एक तरफ माँ का ब्लड है और एक तरफ फीटस का ब्लड है। इस तरफ सपोज मैटरनल ब्लड है और इस तरफ जो है ना वो फीटल ब्लड है। ये माँ का आरबीसी है और ये बच्चे का आरबीसी है, ठीक है। माँ और बच्चे का आरबीसी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, मतलब खून इधर से उधर नहीं ट्रांसफर हो सकता, मतलब, है ना। लेकिन यहाँ पे इतने बारीक बारीक छेद होते हैं जिनसे गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मतलब अम्बिलिकल ब्लड, अम्बिलिकल सर्कुलेशन में भी मामला उल्टा है, देखा आपने? अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड, सही बात है। यहाँ भी मामला उल्टा है। तो ये देखिए, ये प्लेसेंटा है। अब मान लीजिए माँ और बच्चे में एक जैसा हीमोग्लोबिन है, ये माँ का आरबीसी है, ये बच्चे का आरबीसी है। क्योंकि बच्चा माँ के अंदर रहता है तो बच्चा कम ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रहता है। माँ के ब्लड का जो PO2 है ये सपोज 104 mmHg है, तो बच्चा तो माँ के अंदर है ना, तो बच्चे के प्योर ब्लड का जो PO2 है ये कम होगा। ये क्योंकि बच्चा माँ के अंदर रहता है तो उसके ब्लड के अंदर PO2 और कम है, और 80 mmHg ही है, मतलब 104 से कम है, क्योंकि बच्चा माँ के अंदर रहता है। अब मान लीजिए इधर ये माँ का आरबीसी है, उससे ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और यहाँ इसने क्या बनाया है? यह है मदर का ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, PCO2 किधर ज्यादा है बताओ? PCO2 तो फीटस के अंदर ज्यादा होगा, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज होती है और बच्चे के ब्लड से माँ के ब्लड में आती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है, और कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़कर अलग हो जाती है। जैसे ये वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो टूट गया और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ अलग हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज होती है और ये इधर आ जाती है। अब होना तो ये चाहिए कि ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए और चली जाए फीटस के टिश्यू लेवल पे, जहाँ पे जो टिश्यू है उसको ब्लड दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इस हीमोग्लोबिन की इतनी दम नहीं है कि इस ऑक्सीजन को वो उठा ले। क्यों नहीं उठा पा रहा है ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को? क्योंकि वन यहाँ पर देखिए बोहर इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो कुछ हीमोग्लोबिन टूटा और कुछ ऑक्सीजन अलग हुई। अब यहाँ पे PO2 104 था, 104 PO2 पर भी कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गई, है ना। तो इस तरफ तो PO2 80 है दोस्तों, 104 से भी कम। और आपको तो अच्छे से पता है कि O2 Hb एफिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? PO2 के। तो इधर तो PO2 और कम है, 80 mmHg है। तो अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को 104 mmHg पे छोड़ के अलग हो रही है, तो यहाँ तो PO2 80 है, यानी कि O2 Hb एफिनिटी और कम हो गई है जितनी यहाँ थी उससे। तो ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से जुड़ना ही नहीं चाहती। समझ में आई बात? ऑक्सीजन से कहते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़ो, तो ये कहती है मैं क्यों जुड़ूँ इस हीमोग्लोबिन से? 104 mmHg पर तो मैंने इसे छोड़ा है क्योंकि मेरी एफिनिटी इसके लिए कम हो गई थी। और यहाँ तो PO2 80 है। मतलब कोई अगर आपको सोचो नीचे उतरा है, कौन सी कार से, सपोज क्रेटा से नीचे उतरा है, हुंडई क्रेटा से, और आप उसे मारुति में बैठाना चाहो तो थोड़ी बैठेगा। अगर भाई क्रेटा से नीचे उतारा है, मारुति में क्यों बैठा रहे हो? अब तो मर्सिडीज आएगी तो ही बैठूंगी मैं इसमें। क्रेटा को तो मैंने छोड़ दिया, क्रेटा से तो मैं उतर गई और मारुति में बैठूँ। मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज। नहीं आ रही बात समझ में? 104 mmHg पर तो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो गई है, और आप इसी हीमोग्लोबिन से उसे जोड़ना चाहते हैं कितने mmHg पर? 80 mmHg पे। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 80 mmHg पर तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी और भी कम हो गई है, तो ये इससे जुड़ना ही नहीं चाहती। इससे पूछते हैं किस शर्त पे जुड़ोगी इस हीमोग्लोबिन से? तो बोलती है एफिनिटी बढ़ाओ। यहाँ एफिनिटी कैसे बढ़ेगी? जब PO2 बढ़ेगा। यहाँ PO2 104 था, यहाँ PO2 80 है। 104 पे तो हमने हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया, अब अगर इसी हीमोग्लोबिन से दोबारा जुड़ना है तो 104 से ज्यादा करो PO2। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि तभी तो जब PO2 बढ़ेगा तो ही तो O2 Hb एफिनिटी बढ़ेगी। 104 mmHg पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया है, तो 80 mmHg पर तो उसकी एफिनिटी और भी कम है इस हीमोग्लोबिन के लिए, तो जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कह रही यहाँ पे PO2 104 से ज्यादा करो तो मैं जुड़ूंगी इस हीमोग्लोबिन से, नहीं तो मैं नहीं जुड़ूंगी। इसने ऐसी असंभव सी शर्त रख दी है जो पूरा होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे PO2 104 से ज्यादा कर दें तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ने को तो तैयार हो जाएगी, बट ऑक्सीजन इधर से इधर आएगी ही नहीं। आएगी नहीं तो जुड़ेगी कहाँ से? अच्छा, ऑक्सीजन इधर से इधर क्यों आती है मैटरनल बेड से फीटल बेड में? हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पे, 104 से 80 पे, तभी तो ऑक्सीजन इधर से इधर डिफ्यूज हो रही है। लेकिन अगर हम इधर PO2 104 से ज्यादा कर देंगे तो ऑक्सीजन इधर से इधर 104 इधर इधर ग्रेटर देन 104 कर देंगे तो ऑक्सीजन इधर से इधर डिफ्यूज ही नहीं होगी। अब जब डिफ्यूज नहीं होगी तो जुड़ेगी कहाँ से? तो इसने जानबूझ के एक ऐसी शर्त रख दी है जो पूरी हो ही नहीं सकती। नहीं आ रही बात समझ में? कि यहाँ पर PO2 104 से ज्यादा करो तो जुड़ूंगी, नहीं तो नहीं जुड़ूंगी। इसको जुड़ना ही नहीं है बेसिकली। तो इस तरह से ऐसी शर्त रख रही है तो पूरी नहीं हो सकती, है ना कोई बहाना है। मतलब हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया ना, नहीं अब नहीं, नो आई एम नॉट, आई विल नॉट रिजॉइन, कुछ भी। ऑक्सीजन शर्तें ही पेरेंट्स ने मना कर दिया, नहीं अभी मैं कैरियर पे फोकस कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे और मतलब अभी इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अगर यहाँ पे ब्रेक हो गई है तो उसको वापस इस हीमोग्लोबिन से नहीं जोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जोड़ना चाहती। इसने ऐसी उल्टे पता क्या डायलॉग मार के जा रही है हीमोग्लोबिन को? यू डिजर्व बेटर गैसेज देन मी, हीलियम, नाइट्रोजन और जो दूसरे प्लैनेट्स पे मिलने वाली गैसेज है, कहाँ मेरे चक्कर में टाइम वेस्ट कर। खुद इसको जुड़ना नहीं है, इसलिए ये हर तरह के बहाने। तो अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो गई है और अब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ना नहीं चाहती। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई है और इसने जो कंडीशन रखी है कि यहाँ PO2 104 से ज्यादा करो, वो पॉसिबल ही नहीं है। AIR 1 भी नहीं, AIR 0 लाके दिखाओ, 1 से भी कम तो 0 होता, आप 0 कहां से लाएंगे यार, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन आ गई, तो ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ना नहीं चाहती। क्या करें? इसने शर्त ऐसी रख दी जो पूरी नहीं हो सकती। तो ये देखो, ये प्लेसेंटा है, इधर माँ का RBC है, इधर बच्चे का RBC है। माँ का RBC देख रहा है बच्चे के RBC, बच्चे का RBC भी देख रहा है माँ के RBC, कह रहा है मम्मी भूख लगी है। तो माँ खुद तो इधर जा नहीं सकती, माँ का RBC खुद तो इधर आ नहीं सकता, लेकिन उसने क्या किया, खाने की थाली इधर सरका दी, ऑक्सीजन इधर भेज दी, अपना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन तोड़ा और ऑक्सीजन इधर भेज दी कि ले बेटा इस ऑक्सीजन को अपने हीमोग्लोबिन से जोड़ दे और ले जा अपने टिश्यू लेवल पे। लेकिन ये बच्चा कह रहा है मम्मी ऑक्सीजन तो जुड़ी नहीं रही, ये उठी नहीं रही। माँ ने इधर से इधर ऑक्सीजन भेज दी अपना हीमोग्लोबिन तोड़ के, बेटा उठा ले ऑक्सीजन। बच्चा कह रहा है नहीं उठ रही मम्मी, लाचार माँ इधर खुद आ नहीं सकती, बच्चा उधर जा नहीं सकता। माँ ने ऐसे खाना ऑक्सीजन सरका दी, बेटा उठा ले इसको, बच्चा कह रहा है नहीं उठ रही माँ। तो बड़ा इमोशनल सीन है। अच्छा, भगवान ये इमोशनल सीन देख रहे थे, भगवान बड़े इमोशनल हो गए, अरे यार बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बच्चे से उठ ही नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे के जो RBC था उसे वरदान दिया कि जा ढूंढ, मैं तुझे वर देता हूँ कि जब तक तू अपनी माता के गर्भ में रहेगा तब तक तेरे अंदर
एडल्ट हीमोग्लोबिन या वयस्क हीमोग्लोबिन जो तेरी माता के आरबीसी में या किसी भी एडल्ट के आरबीसी में होता है, मानव आरबीसी में, उसकी जगह तेरे अंदर एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, जिसे दुनिया फीटल हीमोग्लोबिन के नाम से जानेगी। लेकिन तेरे अंदर ये हीमोग्लोबिन तभी तक होगा जब तक तो अपनी माता के गर्भ में है। प्रसव के उपरांत जब तू बाहर आ जाएगा तो तेरा ये हीमोग्लोबिन समाप्त हो जाएगा, इसकी विशेष क्षमताएं भी समाप्त हो जाएंगी और फिर तेरे अंदर वापस से पुनः वही वयस्क हीमोग्लोबिन आएगा। पर जब तक ये हीमोग्लोबिन तेरे अंदर रहेगा तब तक इस हीमोग्लोबिन में विशेष क्षमता है, इसकी एक चेन ही अलग है, गामा चेन है इसके अंदर, बताया था ना मैंने, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के हृदय में इस हीमोग्लोबिन के लिए जबरदस्त आकर्षण होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन या सामान्य हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन के हृदय में इस हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, एक्सेसिव अट्रैक्शन। याद रखना, फीटल हीमोग्लोबिन हैज मोर अट्रैक्शन, ऑक्सीजन हैज मोर अट्रैक्शन फॉर फीटल हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इतना अट्रैक्शन होगा कि ऑक्सीजन इससे कम PO2 पर भी जुड़ने को तैयार है, 80 mmHg पर भी ऑक्सीजन से जुड़ने को तैयार है। ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, ऐसा हैंडसम कूल ड्यूड हीमोग्लोबिन मैं तुझे दूंगा, फीटल हीमोग्लोबिन, कि ऑक्सीजन उसको देखते ही एकदम जो है दीवानी हो जाएगी उसकी। ओह माय गॉड, ही इज सो क्यूट, सो हैंडसम, सो क्यूट, और उससे ना कम PO2 पर भी जुड़ने को तैयार हो जाएगी। जैसे फीटल हीमोग्लोबिन अपनी सड़ी हुई आल्टो में भी आएगा तो ऑक्सीजन धड़ धड़ करके उसकी तरफ दौड़ेगी और ऑल्टो में बैठ जाएगी जाके, और चारों सीटों पर ऑक्सीजन बैठ जाएंगी जाके, और फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, तो जो फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कम PO2 पर भी ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, समझ में आई बात, ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन को खींच लेता है, और 80 mmHg पर भी ये फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो याद रखना, फीटल हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी देन एडल्ट हीमोग्लोबिन, तभी तो इधर से इधर ऑक्सीजन को खींच पाएगा, नहीं तो कैसे खींच पाएगा इधर जो ऑक्सीजन आ रही है उसको। फिर ये फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पे जाएगा तो टिश्यू लेवल पे कौन ज्यादा है बताइए? टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तुलना में इस फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी है। तो फिर अपने डैड को बोलेगी, बोहर को, डैड दिस गाय इज मोर हैंडसम, यू नो, आई वांट टू मैरी दिस वन। तो अभी क्या होगा, फिर से बोहर इफेक्ट। एक बार तो बोहर इफेक्ट यहाँ चला था, देखिए, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ने मैटरनल ऑक्सी हीमोग्लोबिन को टूटा था, तोड़ा था, फिर जब फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पहुंचेगा तो फिर से बोहर इफेक्ट चलेगा, और इस बार फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। तो आपने देखा बोहर इफेक्ट प्रेग्नेंट फीमेल में 2 बार चलता है, एक बार प्लेसेंटा के लेवल पे और एक बार फीटल के टिश्यू लेवल पे। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल बोहर इफेक्ट। समझ में आ रही है? तो फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डबल ज्यादा एफिनिटी है ना फीटल हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की तरफ, तो इसलिए खींच लेता है इधर ऑक्सीजन। क्लियर? तो अगर मैं ब्लड में फीटल हीमोग्लोबिन मिक्स कर दूं, इमेजिन करो, तो शिफ्ट किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में होगा ना, क्योंकि कम PO2 पर ज्यादा सैचुरेशन, क्योंकि एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो इमेजिन कीजिए एक बार फिर वही बस, फीटल हीमोग्लोबिन वाला केस, एक बार फिर वही बस आके बस स्टैंड पर रुकी है, लेकिन इस बार उस बस में AC ही नहीं, AC के साथ साथ VC भी लगा है, यानी वीडियो कोच। इतना ज्यादा अट्रैक्शन। जनरल के किराए में पिक्चर भी दिखाई जा रही है, AC में तो जाहिर है। तो नॉर्मली 50 में से 40 बैठते थे, देखिए AC लगाया तो 45 में से ही 40 बैठ गया, लेकिन अब तो वीडियो कोच भी है, मुफ्त में पिक्चर भी दिखाई जा रही है। 45 छोड़ो, बाहर अगर 38 सवारियां भी हुई तो अंदर 40 बैठ जाएंगी। आपको ऐसे कैसे? अरे सवारियां तो सारी अंदर बैठी जाएंगी, क्योंकि AC के साथ VC भी है। साथ में एक दो मजदूर जो बस स्टैंड पे खड्डा खोद रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, वो भी जाके बस में बैठ जाएंगे। अरे ना मांगी लाल अंदर चाल, पिक्चर चाल रही थी, कशी पिक्चर लगी छे, अरे वो हीरोइन वाली, अच्छा हीरोइन, अरे वो हीरोइन, चल चल चल, दो चाल जो है अपना काम छोड़ छाड़ के बस में बैठ गए पिक्चर देखने के चक्कर में। तो खींच लिया इसने मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के। तो AC के साथ VC भी है, इसका मतलब शिफ्ट किधर हुआ, लेफ्ट में। तो भैया ये हो गया हमारा शिफ्ट, समझे? लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है और फीटल हीमोग्लोबिन किधर शिफ्ट करता है। मारे घोड़े पीछे कौन, तो पीछे कौन मांग रहे थे, थार से, थार से पीछे मांग रहे थे, मुफ्त में देख रहा पिक्चर, बैठता था गाड़ी में, बैठ जा, कमेंट कर रहे थे मारे घोड़े पीछे कौन, मैं कुछ जाऊंगा। हाँ भाई, कोटा में है तो राजस्थानी तो बोलनी आनी चाहिए ना, 2 4 कोटा वाले बैठे होंगे, क्योंकि जरूर क्या हो गया। अच्छा, तो ये तो हमने देखा कि भाई किस तरह से ये कर्व लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन भी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं और अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों की बड़ी डिमांड है कि एक छोटा सा मैच ले लो सर, तो फिर हमको ना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगली क्लास तक डिले करना पड़ेगा।